धन्यवाद सर। आदरणीय मंच एवं सदन में उपस्थित सभी मूल निवासियों को मेरा जय भीम, जय मूल निवासी। आज हम प्रबोधन सत्र क्रमांक 4 के लिए यहाँ सभी सभागार में उपस्थित हुए हैं और इस सत्र का विषय है जनगणना 2021 में ओबीसी सहित सभी की जातिगत गणना एवं मूल निवासी आदिवासी के लिए पृथक धर्म कोड का प्रावधान की मांग महत्वपूर्ण एजेंडा। यहाँ इस सत्र में हम भारत की जनगणना के बारे में दो अलग अलग लेकिन संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। भारत की जनगणना में जाति द्वारा ओबीसी की गणना हमारे आंदोलन की लंबे समय से चली एक मांग है और 2010 में हमने अपने 27वें राष्ट्रीय सम्मेलन में एजेंडा निर्धारित किया था, जिसके बाद सरकार में हलचल मची और जन आंदोलन के रूप में ये मुद्दा जन सामान्य के बीच में पहुंचा। चूंकि भारतीय संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हम भारत के लोग, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की आधारशिला पर हम सब एक है। हम भारत के लोग जिनको राजनीतिक स्वतंत्रता या राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की आवश्यकता है और जो हमारा संविधान इसे हमें अधिकार प्रदत्त करता है, लेकिन हमारे जो संसद में बैठे नीति निर्धारक है, चूंकि वो मूल निवासियों के दुश्मन हैं और वो विषमतावादी ताकतें हैं, तो वो नहीं चाहती हैं कि हम मूल निवासी के लिए जो भी नीति निर्धारण होता है उसका फायदा हम तक पहुंचे और हम आगे बढ़ें। इसीलिए समय समय पर ये विषमतावादी ताकतें, ये ब्राह्मणवादी ताकतें हमारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती हैं और इस अवरोध का ये परिणाम होता है कि हमें जो संवैधानिक लाभ मिलने चाहिए वो लाभ हमें नहीं मिल पाते हैं और इस तरह से वो हमारे अधिकारों का हनन करते हैं। और ये जो अधिकार है, चूंकि संवैधानिक जो प्रावधान है वो हमारे मूल निवासियों को उसकी अनभिज्ञता के कारण ये खिंचते चले आ गए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओबीसी के लिए जो अनुच्छेद बना है वो 340 अनुच्छेद है। उसके बाद एससी के लिए 341 और फिर एसटी के लिए 342 अनुच्छेद लिखा गया है। तो सबसे पहले जो अनुच्छेद है 340, जो कि ओबीसी के लिए प्रावधान किया गया है, लेकिन चूंकि उस समय जनगणना नहीं थी, एक्चुअल डेटा उस समय उपलब्ध नहीं होने के कारण जो प्रतिनिधित्व है ओबीसी का वो लगातार टलता गया। जब मंडल कमीशन 1 जनवरी 1979 में जब इसकी स्थापना हुई, उस समय जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग थे उनकी गणना की गई और गणना के आधार पर ये डिसीजन लिया गया कि उन्हें जो आबादी है वो 52% उसके आधार पर उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए। लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ी आबादी 50% मतलब 50% पूरे भारत की आबादी का इतना बड़ा तबका, जिसे प्रतिनिधित्व देना मतलब
ब्राह्मणी ताकतों को कमजोर करना और बहुजनवाद को बढ़ाना, इसके लिए पुनः विघ्न डाला गया। लेकिन जैसे तैसे ये सन 1990 में लागू किया गया, लेकिन उसका एक ही भाग लागू हुआ, बाकी के जो अनुच्छेद थे या जो सिफारिशें थी उसे लागू नहीं किया गया। तो जो थोड़ा बहुत हिस्सा लागू हुआ उस पर भी मनुवादियों ने हंगामा मचाया और हंगामा मचा करके एक कमंडल यात्रा शुरू की, ताकि जो इससे प्रभावित लोग थे, जो धर्म कर्म में विश्वास करते थे, हमारा ओबीसी वर्ग आज भी उसमें अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है, तो उन्हें डाइवर्ट करने का एक बहुत ही सरल उपाय था कमंडल यात्रा। और ये यात्रा के जो पहली रेस में खड़े हुए थे वो ओबीसी वर्ग के ही लोग थे, और दूसरी तरफ यूथ फॉर इक्वेलिटी का नारा देकर के युवाओं को बरगलाया गया, और इस तरह से जो अधिकार ओबीसी को मिलने वाले थे वो भी न्यायालय के माध्यम से छीन लिए गए और मात्र 27% आरक्षण दिया गया। और उसके बाद ये भी न्यायालय के द्वारा सीमा निर्धारित कर दी गई कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो भी हक अधिकार है हम मूल निवासियों के, वो न्यायालय के माध्यम से समय समय पर ये मनुवादी सरकारें छीनती आ रही है। और आज भी जब चारों तरफ से आवाज उठ रही है कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि हर एक जानवर की गणना हो रही है, तो इसका मतलब है कि ओबीसी का व्यक्ति जानवर से भी गया गुजरा है, जिसकी जनगणना के लिए ये विषमतावादी ताकतें घबरा रही है। उन्हें पता है कि जब ये जनगणना हो जाएगी, जाति के आधार पर गणना होगी, तो स्वाभाविक है एक बड़ा वर्ग हमारे सामने उपस्थित होगा और वो अपने हक अधिकारों के लिए खड़ा हो जाएगा। तब ये थोड़े से मुट्ठी भर लोग, जो हमारा कॉन्सेप्ट 85 और 15 का है, तो ये 15 में भी 3% लोग जो कि आंधी में धूल की तरह उड़ जाएंगे। तो ये पुनः इस स्थिति को रोकने के लिए कोशिशों में लगे हुए हैं। और जो हमारा इस मंच से ये एजेंडा है, महत्वपूर्ण एजेंडा है कि इसको लेकर के हम लोगों में जागृति फैलाएं कि ये जनगणना 2021 में अवश्य हो और सभी की हो, क्योंकि एससी, एसटी और ओबीसी जो संवैधानिक रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक, जो कि इनकी जनगणना होने से इन्हें नीति निर्धारण में जो भी प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो प्रावधान किए जाते हैं, बजटरी प्रावधान है, उसमें जो प्रतिनिधित्व का मामला है उसमें ये हक अधिकार ये दिए जाएंगे। तो ये जातिगत जनगणना का एक मुद्दा है जिसे इस सत्र में चर्चा के लिए रखा है। दूसरा जो एजेंडा है वो है मूल निवासी आदिवासियों के लिए पृथक धर्म कोड का प्रावधान। क्योंकि आदिवासी जो कि हमारे ही संवैधानिक रूप से जिन्हें हम अनुसूचित, एक अनुसूची में जनजाति के रूप में वर्णित है, और संविधान ने अनुसूची 5 और 6 में
इन जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किए हुए हैं, जिसका उन्हें आज तक लाभ नहीं मिला है। जो संसाधन है, जहां वो रह रहे हैं, उन्होंने प्रकृति को संरक्षित करके रखा है और उस पर उनका अधिकार है। उन जहां वो रह रहे हैं, वहां पर वो प्रकृति के अंदर सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उस संपदा के वो मालिक है, लेकिन आज शोषण के शिकार है। जानकारी के अभाव में जो आदिवासी है, वो अपने सरना धर्म को छोड़कर अन्य धर्म की ओर आकर्षित होते हैं। जो आदिकाल से जिस परंपरा को मानते आ रहे हैं, उसे छोड़ने पर वो विवश है। शरारती मानसिकता हमेशा काम करती है और वो हमेशा प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या है, इसे कैसे धर्म का नाम देते हैं। ये सरना धर्म किसी ग्रंथ और पोथी का मोहताज नहीं है। यह धार्मिकता के उच्च व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता का धर्म है, जहां सब कुछ प्रकृति से प्रभावित है और सब कुछ प्रकृतिमय है। कोई नियम वर्जनाएं नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही बिना किसी कृत्रिमता के सरना हो सकते हैं और प्राकृतिक ढंग से इसे अपने जीवन में अभ्यास कर सकते हैं। जीवंत और प्राणमय प्रकृति जो जीवन का अनिवार्य अंग है, यह जनजाति के अस्तित्व से जुड़ा है। भारत सरकार ने तो संयुक्त राष्ट्र संघ में एक बार इंडिजिनस कम्युनिटी को ही नकार दिया था, लेकिन जब शोर मचा देश के अंदर, तो जो संविधान में जनजाति की अलग पहचान उसको स्वीकार की गई और जो अनुसूची 5 और 6 में इनका वर्णन है, जो सांस्कृतिक विशिष्टता के संरक्षण संवर्धन के लिए इसमें अनेक प्रावधान किए गए हैं। लेकिन ये देश की जो सत्ता है, वो हमेशा आदिवासी जो आबादी है उसको नकारती रही है। इसीलिए जनगणना पत्रक में आज तक इसके लिए अलग से कोई कॉलम नहीं दिया गया है। अब यह मामला जोर पकड़ रहा है, जैसे जैन, बौद्ध, पारसी या अन्य जो जनसंख्या की दृष्टि से कम है, इनके लिए अलग से कॉलम है, तो फिर आदिवासियों के लिए क्यों नहीं? जिनकी आबादी देश में 10 करोड़ हो, उनके अस्तित्व को क्या नकारा जा सकता है? यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। चूंकि देश की जो प्रथम जनगणना है 1872 में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी की गणना हुई, लेकिन सरना की नहीं हुई। सन 1891 में आदिवासियों को प्रकृतिवादी के रूप में जनगणना में जगह दी गई थी। 1901, 1911, 1921, 1931 और 41 में जनजातीय समुदाय का नाम लिखा गया था। सन 1951 में अन्य धर्म की श्रेणी में जनजातीय धर्म का अलग से पहचान को अंकित किया गया था। सन 1961 में जनजातीय समुदाय को अन्य धर्म अंतर्गत विलोपित कर दिया गया और सन 1981 में धर्म के पहले अक्षर को कोड के रूप में अंकित किया गया था और सरना को विलोपित कर दिया। 2001 और 2011 में अधिसूचित धर्म को 1 से 6 का कोड दिया गया। जनजातियों को अन्य धर्म की श्रेणी में रखा गया, लेकिन कोड प्रकाशित नहीं किया गया। तो ये जो एक सवाल है, इस सवाल पर आज इस महत्वपूर्ण एजेंडे पर हमारे वक्तागण आप सबसे रूबरू होंगे। मैं इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी।